हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल एडिटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और हम लोग आज लेट्स नो सीरीज की 14वीं वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग न्याय प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं इसे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक अरस्तु का एक कोट है, उसे हम लोग समझ लेते हैं। इट इज इनजस्टिस दैट द ऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी इज सेंटर्ड। मतलब ये है कि जस्टिस में ही, न्याय सिस्टम में ही ये पॉसिबल है कि जो सोसाइटी है ना, वो उसका क्रम सेंटर्ड है। ठीक, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सीरीज को। इसमें हम लोग काफी दिक्कतें जो प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे कि केस को लेकर के इतने ज्यादा केस पेंडिंग है और उनके क्या सुधार किया जाना चाहिए, और कैपिटल पनिशमेंट के बारे में थोड़ा मोड़ा चर्चा है। इन सब चीजों के बारे में चर्चा की है इसमें। तो देखते हैं हम लोग आगे वीडियो को। तो हम लोग देखते हैं व्हाट वी डिस्कस। हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? कोलिजियम सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोलिजियम सिस्टम में है क्या, हु हेड द कोलिजियम सिस्टम, और इसको हेड कौन करता है उसको समझेंगे। प्रोसीजरल एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, किसके द्वारा होता है, कैसे क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पेंडिंग केसेस कितना है इंडिया में, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। हाउ टू ओवरकम पेंडिंग केसेस, जो इतने सारे बैकलॉग, जिसे हम लोग बोलते हैं बैकलॉग मतलब जो पेंडिंग केसेस होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे, गवर्नमेंट और हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि कैसे उसको कम करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाया जाए कि ताकि वो कम हो जाए पेंडिंग केसेस। तो वो उसके बारे में, करप्शन कितना है जुडिशरी सिस्टम में, न्याय प्रणाली में, उस सब चीजों के बारे में समझेंगे। और सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग कैपिटल पनिशमेंट के बारे में समझेंगे कि कैपिटल पनिशमेंट का रोल क्या है, और किसे सबसे पहले कैपिटल पनिशमेंट किया गया और अब तक कितने लोगों को किया गया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। कोलिजियम सिस्टम क्या है, व्हाट इज कोलिजन सिस्टम। कोलिजन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जजेस का ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट, ये ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, थ्रू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो उनका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा ही होता है, ना कि कोई पार्लियामेंट के द्वारा और संविधान में संशोधन करके। तो यही है कोलिजन सिस्टम की, जो उनका ट्रांसफर हो या फिर उनके अपॉइंटमेंट हो रहा है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट का, सीजीआई का, तो उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है। और रोल होता भी है तो गवर्नमेंट का रोल होता है, प्रेसिडेंट का रोल होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले लेती है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए केवल प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता है। यहाँ पर है कि हु हेड्स द कोलिजियम सिस्टम, इसको हेड कौन करता है, तो जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हेड करते हैं इसे, और उसके साथ 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये मेंबर होते हैं, मतलब एक सीनियर हेड में सीजीआई होंगे, और उनके साथ सीनियर मोस्ट मतलब एज में जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो लोग हेड करते हैं। और जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के जो कोलिजियम सिस्टम होता है, उसको कौन हेड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो हेड करता है। और इसमें 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस इसमें भी होते हैं। गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, आफ्टर डिसीजन गिवन बाय कोलिजियम, जो भी डिसीजन कोलिजियम ले लेगी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, चीफ जस्टिस मतलब हाई कोर्ट के जजेस का। तो इन सब चीजों के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर ये समझना होगा कि गवर्नमेंट का रोल क्या है। गवर्नमेंट का बस यही रोल है कि आफ्टर डिसीजन गिवन बाय द कोलिजियम, इनका यही रोल है कि जो डिसीजन कोलिजियम के जो मेंबर होंगे वो देंगे, तो वही केवल इम्प्लीमेंट के लिए गवर्नमेंट करेगी। प्रोसीजर ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता है उनका प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
फॉर सीजीआई इन लोग 3 लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके बारे में, और फॉर सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं सीजेआई के बारे में, इनके बारे में। तो प्रेसिडेंट अपॉइंटेड मतलब बाई प्रेसिडेंट, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और सीजीआई रिकमेंडेड हिज सक्सेसर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन, इसमें जो प्रेजेंट है वो एनवी रमन है। तो एनवी रमन को जो उनसे पहले थे वो रिकमेंडेड करेंगे किनके, प्रेसिडेंट के द्वारा, सॉरी प्रेसिडेंट के सामने इनका नाम रखेंगे कि आप एनवी रमन को नेक्स्ट सक्सेसर के रूप में आप सीजीआई बना सकते हैं। तो वो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटेड करता है। और इनका जो टेन्योर होता है ना वर्क सीजीआई का, वो 65 ईयर होता है। अगर कोई सीजीआई बन रहा है 60 की एज में तो वो 5 साल पर वर्क करेगा। अगर कोई 59 पर अगर बन रहा है तो वो 6 साल वर्क करेगा। तो मतलब चाहे जो 65 पहले हो जाए या 6 साल का टाइम हो जाए, तो उनका ये कार्यकाल होता है। अब हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। प्रपोज्ड बाय सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रपोज करेगा, कंसल्ट होगा। तो यहाँ पर बताया गया ना कि जो कंसल्ट होता है इनके द्वारा, ये सीएम, यहाँ पर सीएम नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर कोलिजियम मेंबर है, कोलिजियम मेंबर, ठीक है। तो ये कोलिजियम मेंबर के साथ इनका कंसल्ट होगा। ये लोग 4 लोग होते हैं, इसमें बात हुई थी। इनका ओपिनियन आएगा, ओपिनियन आने के बाद ये सेंड किया जाएगा किसी लॉ मिनिस्टर के पास। लॉ मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू, किरण रिजिजू ये इसमें के लॉ मिनिस्टर हैं। और वो सेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, इनको अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो अदर कोर्ट्स के जितने भी जजेस होते हैं, अदर स्टेट के जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, सीजीआई ने हुआ, अदर कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं वो, और किसके साथ? कंसल्ट विद सीजीआई एंड 2 मोस्ट जजेस। और ये लोग कंसल्ट करेंगे किसके साथ? सीजीआई के द्वारा, सीजीआई के साथ। और प्रपोजल रखेंगे, प्रपोजल रखने के बाद इनको ये चीफ मिनिस्टर के पास अपना प्रपोजल सेंड करेंगे। और चीफ मिनिस्टर किसको करेगा? एडवाइस करेगा गवर्नर को। और गवर्नर क्या करेगा? वो यूनियन लॉ मिनिस्टर को ये अपना सेंड करेगा प्रपोजल। और फिर जाके यूनियन लॉ मिनिस्टर क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं इसमें कि इनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है कहीं न कहीं एक रिकमेंडेशन के द्वारा हो रहा है। तो इसमें नेपोटिज्म भी आ सकता है। इसमें यही कोलिजियम सिस्टम में यही सब सुधार करने की जरूरत है कि जो जजेस हो, मोस्ट हाई लेवल पर जो जजेस हो, उनका अपॉइंटमेंट ऐसे न किया जाए अगर किसी की रिकमेंडेशन के द्वारा या फिर ओपिनियन के द्वारा। तो इन सब चीजों को सुधार करने की बात चल रही है कि आप इसमें कोलिजियम सिस्टम में सुधार कर सकते हैं कि ताकि ये सब दिक्कतें न आए। ये दिक्कतें ऐसे आ रही है कि अगर कोई मान लीजिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले के जो रहे होंगे, तो वो इनको एनवायरमेंट को कार्य के वे में, या फिर कोई पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉफिट रहा होगा, उनके द्वारा भी अगर हो सकता है यहाँ पर। तो इन सब चीजों को सुधार करने के लिए कोलिजियम सिस्टम में सुधार की बात चल रही है। लोग देखेंगे पेंडिंग केसेस इंडिया में अब कितना पेंडिंग केसेस है, अब तक कितना है। 25 मार्च 2022 का ये न्यूज कटिंग है। उसमें हम लोग देखेंगे कि ओवर 4.70 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स इन द कंट्री। मतलब 4.70 करोड़ केसेस आर पेंडिंग है पूरे देश में। अब इसमें क्या है, 70,154 तो सुप्रीम कोर्ट में है, 70,154 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में है। और ये जो लोकसभा में इन्फॉर्म किया गया था उस दिन 25 मार्च 2022 को, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग इन 25 हाई कोर्ट स्टूड एट 58,94,060 एज ऑन मार्च 21 दिस ईयर। मतलब यहाँ पर जो है ना कि 25 हाई कोर्ट है जो
उनमें केवल कितना है 58,94,060 केसेस हैं। और द पेंडेंसी इन द अपेक्स कोर्ट वाज रिकॉर्डेड ऑन मार्च 2 दिस ईयर। अपेक्स कोर्ट मतलब सबसे उच्चतम जो कोर्ट होते हैं उसमें रिकॉर्ड किया गया 2 मार्च 2 तक। ठीक। इन रिटर्न रिप्लाई लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सेट 4,10,47,976 केसेस आर पेंडिंग इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट। मतलब टोटल ये बताया जा रहा है कि 4,10,00,000 के अप्रॉक्स क्या है केसेस पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनमें मिलाकर है। तो इतना ज्यादा जो पेंडिंग केसेस है, बैकलॉग है, तो इन सब चीजों का रीजन क्या है, क्यों इतना ज्यादा पेंडिंग केसेस है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, चर्चा करते हैं। लिखा हुआ कि हाउ टू ओवरकम पेंडिंग केसेस। पेंडिंग केसेस से कैसे निपटारा पाया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट, यहाँ पर फास्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट ज्यादा से ज्यादा अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए जा सकते हैं, इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, तो भी वो पेंडिंग केसेस कम हो जाएंगे। जैसे कि 3 लेयर की बात हो रही है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, मतलब सेंट्रल लेवल पर। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो केसेस आते हैं, माइनर केसेस होते हैं या फिर कोई बड़े केसेस होते हैं, तो उनको अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, जैसे छोटे मोटे जमीन का जो डिस्प्यूट होता है, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है, एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब हो जाएगा कि जो उनको मीडिएटर के रूप में देखा जाए। हाँ, जो डिस्प्यूट हो रहा है ना उनका, जैसे किसी का जमीन का मुद्दा है या फिर कोई छोटा मोटा माइनर अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको शांत किया जा सकता है किसी वे में, उनको समझौता किया जा सकता है, समझौता के वे इसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के द्वारा किया जा सकता है। जजेस कैन नॉट एडजर्न इन एनी केसेस मोर देन 3 टाइम्स। और ये है कि जो सुनवाई करते हैं जज, 3 बार से ज्यादा न करें। जो सुनवाई वो बार बार करते रहते हैं, हर महीने हर साल, वो अगर कोई एक केस हो, उस केस को 3 बार से ज्यादा सुनवाई न करें। स्टॉपिंग अननेसेसरी ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये भी एक कारण है कि जजेस का ट्रांसफर हो जाता है, तो जो केसेस वो हैंडल किए होते हैं उनको छोड़कर ड्रॉप करके वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, दूसरे कोर्ट्स में चले जाते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। लिमिटिंग एडजॉर्निंग केसेस टू लॉयर्स। अब लॉयर्स क्या करते हैं, वकील क्या करते हैं लोग कि वो केसेस को तो ले लेते हैं, लेकिन उनको प्रायोरिटी बेस्ड कार्य करते हैं उस पर। जैसे कि 10-15 अगर एक कोई वकील है तो उसके पास एक केस तो नहीं होगा, उसके पास कम से कम 10 केसेस 15 केसेस होंगे, तो उनकी सुनवाई के लिए वो प्रायोरिटी बेस्ड कार्य करेगा। अगर कोई बढ़िया केस है और उसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो इन सब चीजों को भी मतलब कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है पैसे को लेकर। प्रायोरिटी करप्शन है, इसमें कोर्ट में करप्शन है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये भी एक है कि अगर कोर्ट, ये जो लॉयर्स हैं उनका जो एडजॉर्निंग केसेस हैंडल करने का है, उसको भी थोड़ा लिमिट कर दिया जाए, कोई एक बाउंड्री रख दिया जाए कि हाँ मतलब आप 10-5 जो भी हो उसको कर दिया जाए। मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन इन जस्टिस। तो मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन ये क्या होगा कि छोटे छोटे मतलब जैसे कि गांव का जो डिस्प्यूट होता है उसको गांव में इस समझौता करके शांत किया जा सके। तो इन सब चीजों के द्वारा क्या होगा कि जो केसेस हैं वो कम होंगे कहीं न कहीं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं करप्शन। ये करप्शन की एक रिपोर्ट है, इसमें 3-4 एजेंसीज की बात की जा रही है, वो जो करप्शन के रिपोर्ट को जारी करती है, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंट टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यहाँ पे इंटरनेशनल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यहाँ पर TI है, सॉरी यहाँ पर TI है, ठीक है। 2011 में इन्होंने क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या हुआ कि एक रिपोर्ट जारी की, उसमें से देखा गया कि 45%
लोग क्या कर रहे हैं 2009 और 10 के बीच, मतलब एक साल में 45% लोग, 45% लोग ब्राइब करके, घूस दे के अपना कार्य किए हैं कोर्ट्स में। अब है क्या, अकाउंट टू एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन AHRC 2013। AHRC का जो 2013 में रिपोर्ट आया, उसमें क्या है कि जो कोर्ट का जो फीस होती है ना 2 रुपए है, लेकिन लोग 1000 रुपए स्पेंड किए हैं ब्राइब पर, घूस पर, 2 के बदले 1000। यहाँ पर अकाउंट नहीं, अकॉर्डिंग है, ठीक। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और अकॉर्डिंग टू एशियन ह्यूमन राइट्स। और एक है गैन बिजनेस एंटी करप्शन पोर्टल 2017, ये और फ्रीडम हाउस 2016, इन दोनों ने एक 2017 में रिपोर्ट जारी की और फ्रीडम हाउस ने 2016 में। उसमें दोनों ने यही एक ही बात, इन दोनों के बातों में कॉमन चीज आई, कॉमन ये निकल कर आया कि करप्शन इज हाई एट लोअर कोर्ट्स लेवल। जो करप्शन है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो कोर्ट्स होते हैं, वहां पर बहुत ही ज्यादा है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं सम फैक्ट्स क्या है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर जस्टिस में अगर किसी को 10 साल 15 साल 20 साल लग जा रहे हैं अगर जस्टिस मिलने में, तो क्या है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब उसको जस्टिस नहीं मिला। अगर किसी को लेट जस्टिस मिल रहा है तो इसका यही मतलब है कि उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है। आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो यहाँ पर ये कैपिटल पनिशमेंट के लिए एक बात कही गई है, जिसको हम लोग फांसी की सजा बोलते हैं, कि आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो जो अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो अगर उसको भी हम लोग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, या जो न्यायालय प्रोसीजर है अपना, उसको अगर कैपिटल पनिशमेंट दे रही है तो उसके लिए बोले जा रहा है कि आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप कोई गलत कृत्य किया है, अगर कोई रेपिस्ट हो या फिर कोई टेररिस्ट हो या फिर कोई मर्डर किया हो, अगर उसको हम लोग डायरेक्ट फांसी की सजा देते हैं, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देती है, तो उसके लिए बोला जा रहा है। अब तक 1414 लोगों को फांसी दिया जा चुका है और पहली फांसी दी गई थी जबलपुर की जेल में 9 सितंबर 1947 को। और अब तक जो लास्ट में हुआ था 2020 में निर्भया केसेस के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उनके जो 4 दोषी थे, 4 कल्प्रिट थे, उनको मिली है। और अब तक 2021 तक कितना 141 लोग पेंडिंग है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट को लेकर लड़ रहे हैं वो लोग। जस्टिस इन हेस्ट इज जस्टिस इन वेस्ट। और ये भी कोट है कि अगर आप जल्दी से जल्दी अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, या फिर जो फास्ट ट्रैक की बात की है हम लोग, तो उनके द्वारा अगर आप जस्टिस दे रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी को लोगों को फ्रेम किया जाता है ना, फ्रेम करके गलत तरीके से आप किसी को, जो आदमी कोई गुनाह नहीं किया हो, उसको भी आप अगर पनिश कर दे रहे हैं, तो इसकी बात की जा रही है कि जस्टिस इन हेस्ट इज जस्टिस इन वेस्ट। अगर आप जल्दी में जस्टिस दे रहे हैं किसी को, तो ये जस्टिस का कोई मतलब नहीं, एक वेस्ट जस्टिस माना जाएगा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा जैसे बोलते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि एक ऐसी सर्विस अथॉरिटी है जो गरीब लोगों के लिए, सोसाइटी के जो गरीब वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, उनके लिए एक अलग से लोक अदालत की व्यवस्था की जाती है। और जो हायर नहीं कर पाते हैं, जो वकील जो हाई फीस मांगते हैं ना, जो गरीब लोग पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रोसीजर व्यवस्था की गई है, एक प्लान किया गया है कि आप को गवर्नमेंट के द्वारा आपको वकील दिए जाएंगे आपकी केस लड़ने के लिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस। क्या इसमें ना फ्री में दिया जाएगा, आपको वकील दिया जाएगा, और जो अदालत होगी, लोक अदालत, उसकी व्यवस्था की जाएगी फ्री में ही।
और ये लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और उनको मोटिवेट करिए कि इस चैनल को बढ़ावें और ग्रो करें, ताकि ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है, लेक्चर लेने का मकसद क्या है कि इंटेलेक्ट हो, आप लोगों का जो सोचने का नजरिया हो, ये मतलब एक जनरल अवेयरनेस के रूप में आपको जो आपकी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना, उसको डाइवर्जेंट बनाना है। बस डाइवर्जेंट थिंकिंग पर वर्क हो रहा है यहाँ पर कि आप हर चीज को एक ही नजरिए से मत देखें, अलग अलग नजरिए से देखें, तो चीजें निखर कर आती हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।